हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। सो बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद यानी टाइम थोड़ा बीच में रह गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो वी आर सॉरी फॉर दैट कि आपको थोड़ी वेट करनी पड़ी, लेकिन अभी हम कंटिन्यू रहेंगे इसमें भी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। तो डेडिकेशन तो बनता है, डेडिकेशन यानी समर्पण तो बनता है। इसलिए समर्पण एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और उसमें आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द अकाउंटिंग रेशियो प्रैक्टिकल्स, जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं टर्न ओवर रेशियो ऑल्सो। हमने ऑलरेडी सोल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो तो देख लिया, लेकिन हाँ, जिसने नहीं देखा प्लीज वो देख ले, क्योंकि हमें तो 40 में से 40 चाहिए भाई। भूलना नहीं, याद रखना है टारगेट। ओके, तो ये है हमारा एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो, दैट इज टाइटल। एंड नाउ इन दिस टर्नओवर रेशियो द फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है भाई? स्टॉक। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा फिनिश गुड्स क्या होता है। वो फिनिश गुड्स जो है वो मार्केट में डायरेक्टली सोल्ड नहीं और सोल्ड आउट नहीं होता है, क्योंकि एक प्रोसीजर होती है ना कंपनी की। तो उसको एक गोडाउन में रखा जाता है, जिसको हम बोलेंगे इन्वेंटरी। तो अगर वो गुड्स कितने टाइम तक वो एज ए इन्वेंटरी के फॉर्म में रहेगा, यानी कि रहता है, उसी के ऊपर से कंपनी की एफिशिएंसी मालूम पड़ती है। क्योंकि इन्वेंटरी में एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, कंपनी ने उसके पीछे खर्चा किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया, फ्यूल चार्जेस पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, ये सब कुछ करके फिर वहां पे इन्वेंटरी क्रिएट की होगी। तो यहाँ पे पैसा कंपनी का इन्वेस्ट हो रहा है, तो कितने टाइम तक ये पैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर वो शॉर्ट टाइम में पैसा कवर हो जाता है, यानी कि इन्वेंटरी जो है वो डायरेक्टली थोड़े ही टाइम में अगर सोल्ड आउट हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है। लेकिन अगर वही इन्वेंटरी बहुत लॉन्ग टाइम तक एज ए इन्वेंटरी के फॉर्म में रहती है, यानी कि वो जो गुड्स है वो इन्वेंटरी के फॉर्म में लॉन्ग टाइम तक रखता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको भाई? कंपनी इनएफिशिएंट है। ओके, तो चलो, हमें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की डिस्कशन कर ली है। फॉर्मूला यहाँ पे है सीओजीएस, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। सीओजीएस यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स जो हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, हमको सीओजीएस मिल जाएगा। और दूसरी फॉर्मूला यहाँ पे दी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी ऑल्सो। देन अदर फॉर्मूला फॉर सीओजीएस इज ओपनिंग प्लस परचेस plus direct expenses minus closing inventory. This can be also used for finding COGS, cost of goods sold. Okay, चलो ये बात हो गई COGS की। अभी बात करते हैं एवरेज इन्वेंटरी की। एवरेज इन्वेंटरी यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, हो गई एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज का मतलब यही होता है, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना, बस। दूसरा कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं। ओके, तो अभी ये इन्वेंटरी रेशियो क्यों हमें फाइंड आउट करना है, इसका पर्पस तो हमने देख लिया। चलो, तो फिर एक प्रैक्टिकल बनता है भाई। तो यहां पे आप देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। यहां पे कुछ आपको कैलकुलेशन के लिए बोला गया है, तो चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, इन्वेंटरी ओपनिंग 75,000 एंड क्लोजिंग रुपीज 1,25,000। अभी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि सर आपने तो अभी ये बोला था कि आपको सीओजीएस लेना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया। तो देखो भाई, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया और कुछ भी नहीं दिया, तो भैया उसको ही ले लो एज ए सीओजीएस। ठीक है, तो हमें सीधा सीओजीएस जो है वो हमें क्या लेना है भाई? 5 लाख रुपए डायरेक्टली ले लेना है, यानी कि हम उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे सीओजीएस लिख दिया बिकॉज द फॉर्मूला इज लाइक दैट। चलो फिर एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी में हमें क्या करना है भाई? 75,000 प्लस 125,000 को प्लस कर देना है, यानी कि वो हो जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख में 2 लाख को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें एवरेज इन्वेंटरी फाइंड आउट करना है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 यानी 1 लाख रुपीज।
तो यहां पे होगा 1 लाख। ओके, सो द आंसर इज 5 और 5 टाइम्स। यस, ये जो एक्टिविटी रेशियोज है वो टाइम्स में कैलकुलेट होगा, कितने टाइम्स तक, कितने टाइम ये कंपनी ने टर्नओवर किया, इट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, तो 5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी उसकी जो भी फाइनेंशियल ड्यूरेशन होगी उसमें कंपनी जो है, या तो उसकी जो भी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उसमें कंपनी 5 टाइम्स टर्नओवर करती है। दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज 3 लाख। सीओजीएस आपको दे दिया 3 लाख, परचेज 3,30,000, ओपनिंग इन्वेंटरी 60,000। देखो भाई, यहाँ पे आपको सीओजीएस तो दे दिया, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको मिस करती है और वो है क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी दे दी लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी है। तो क्या करना आपको, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है सीओजीएस की, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, याद है ना। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी दी है, परचेज भी दिया, तो उसी के ऊपर से हमें क्लोजिंग मिल जाएगा। तो चलो सीधा वही करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, ओपनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंटरी 60,000 प्लस परचेज यानी कि 3,30,000 और उसमें से माइनस करना है सीओजीएस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स की फॉर्मूला है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो बस उसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी आती है कि नहीं, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी और सीओजीएस को ऑल्टरनेट कर दो, यानी कि उसकी प्लेस चेंज कर दो। जहां पे सीओजीएस आता है वहां पे क्लोजिंग इन्वेंटरी को ला दो, और जहां पे क्लोजिंग इन्वेंटरी है वहां पे सीओजीएस को लाओ। इसलिए हमने वैसा ही किया। देखो भाई, क्लोजिंग इन्वेंटरी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ जाएगा सीओजीएस। सीओजीएस कितना भाई, 3 लाख। तो एक्चुअली क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी होगी, 330 प्लस 60 390। 390 में से 3 लाख माइनस तो 90,000 आएगा। द 90,000 इज क्लोजिंग इन्वेंटरी। अभी ओपनिंग इन्वेंटरी 60, क्लोजिंग इन्वेंटरी 90, तो 90 प्लस 60 कितना होगा भाई, 1,50,000 एंड 1,50,000 डिवाइड बाई 2 करो 75 होता है। दैट इज द एवरेज इन्वेंटरी। ओके, $1,50,000 होगा ये, क्योंकि 90 प्लस 60 क्लोजिंग प्लस ओपनिंग यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 150 होगा डिवाइड बाई 2, तो इसका कैलकुलेशन होगा 75,000। दिस इज योर एवरेज इन्वेंटरी। ये एवरेज इन्वेंटरी हो गई आपकी, और सीओजीएस तो आपको दे ही दिया, तो बस इसी के ऊपर से आपको आईटीआर मिल जाएगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आईटीआर। ओके, सीओजीएस आपका 3 लाख दिया एंड डिवाइड बाई 75,000, तो इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स, बिकॉज 75 to 4 300 होता है, दैट्स वाई द आंसर इज 4 टाइम्स। ओके, चलो नेक्स्ट, ओपनिंग इन्वेंटरी है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। यहां पे भी आपको आईटीआर कैलकुलेट करने को बोला है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो हम उसी की अमाउंट को सीओजीएस कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो भाई ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी दिया, और वो क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो बस याद रखना दोस्तों, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है साथ में तो फिर वो माइनस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, तभी जाके आपको मिलेगा सीओजीएस। ठीक है, कंडीशन याद रही आपको। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो भी अमाउंट दी है वो डायरेक्टली ले लो, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट साथ में दिया है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, गलती मत करना। ठीक है, चलो, तो यहां पे ऐसा बोला है भाई ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अभी एक शॉर्टकट में आपको बताता हूं,
ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, जब भी आपको इतना ऐसा भी परसेंटेज दिया जाता है 25% ऑन कॉस्ट, तो सीधा याद रखना यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट दी है आपको, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज 20% आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट है उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट वहां पे होता है। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक टू रिमेंबर। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया, तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर कितना परसेंटेज लेना है? 20। हालांकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाती है और वो भी एक मेथड है, लेकिन हमारे एमसीक्यू है तो हमें शॉर्टकट मेथड से जाना है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। जिसमें पॉसिबल है उसमें, जिसमें पॉसिबल नहीं है वहां पे तो लॉन्ग कट में जाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखो भाई, जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा भाई? 3 लाख। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर कॉस्ट के ऊपर 25%, तो सेल्स के ऊपर कितना बोला मैंने? 20%। ओके, तो यहां पे आप 20% लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। अभी ये 60,000 क्या आया भाई? ग्रॉस प्रॉफिट आया। लेकिन हमें क्या चाहिए? COGS चाहिए। तो COGS की फॉर्मूला मैंने अभी आगे ही बताई कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, जीपी दिया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे दिया 3 लाख, 3 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, कितना होता है? 2,40,000 रुपये। क्लियर? तो ये हो गया 2,40,000 हमारी COGS। अभी ओपनिंग इन्वेंटरी 29,000 है और क्लोजिंग इन्वेंटरी 31,000 है, तो वो तो सीधा कैलकुलेशन है। 29 प्लस 31 कितना होता है? 60। 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30। डिवाइड में 30,000 ले लो, 3 8 जा 24, तो आंसर आ गया आपका 8 टाइम्स। बराबर है? हमें फॉर्मालिटी नहीं करनी, बस हमें शॉर्टकट में जो भी आंसर है ना वो फास्टली लाना है, इसलिए हम फॉर्मालिटी नहीं करते कि यहाँ पे फॉर्मूला रखो फिर ये रखो वो रखो, नहीं, हमें फॉर्मूला याद है, बस अमाउंट डाल दो, आंसर ले लो, बस यही है। चलो, एवरेज इन्वेंटरी 60,000, यहां पे एवरेज इन्वेंटरी आपको रेडीमेड दे दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स इज 10%। कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देखो भाई, यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे ग्रॉस लॉस दिया। अभी एक सीधा लॉजिक मैं आपको बोलता हूं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है और अगर आपको COGS फाइंड करनी है तो आप क्या करते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हो। लेकिन यहां पे उल्टा दिया इन लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे ग्रॉस लॉस दिया, तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली राइट बोला आपने, ग्रॉस लॉस अगर दिया तो वो प्लस करेंगे, उल्टा कर देंगे, सही बात बोली आपने। तो चलो, यहां पे ग्रॉस लॉस जो है वो सीधा लिखा, देखो इन लोगों ने ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स, तो सेल्स की अमाउंट आपको दे दी गई है 6 लाख रुपीस, ठीक है? तो 6 लाख जो है उसका 10% डायरेक्टली निकाल दो, जो होता है 60,000 रुपीज। ओके, ये हो गया 60,000 ग्रॉस लॉस, और फिर जाके आपको COGS मिलेगा, जिसमें RFO यानी कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस को प्लस करना है। तो कितना होगा भाई? रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 6 लाख, 6 लाख में 60,000 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 6,60,000। दिस इज योर COGS। और डिवाइड में हम क्या लेते हैं भाई? सही बात बोली आपने, एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी तो आपको रेडीमेड दी है, तो सीधा यहाँ पे लिख दो 60,000, तो ये 4 जीरो तो कट गए और 11 6 66, तो ये आंसर आएगा 11 टाइम्स। दिस इज योर आंसर, है ना? सीधा कैलकुलेशन, बस थोड़ा माइंड आपको एक्टिव रखना है, दूसरा कुछ नहीं है। चलो, एक और यहां पे टर्नओवर रेशियो दिया, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि कंपनी क्रेडिट पे सेल करती है,
और वो डेटर्स जो होते हैं उसके पास से कंपनी को कितने टाइम में पैसा रिकवर होता है, बस उसके ऊपर से ही कंपनी की एफिशिएंसी मालूम पड़ती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है। क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ ना, कंपनी का पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया डेटर्स के पीछे, डेटर्स को ऐसा बोल दिया भाई 2 महीने के बाद पैसा देना, तो 2 महीने तक तो कंपनी का पैसा इन्वेस्ट हुआ ना, तो क्या वो 2 महीने के बाद पैसा आ जाएगा या उससे ज़्यादा टाइम लेगा? अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इनएफिशिएंट है। और अगर कंपनी का पैसा फटाफट आ जाता है, फटाफट रिकवर हो जाता है, देन इट कैन बी सेड दैट द कंपनी इज वेरी एफिशिएंट। तब जाके जो उसके साथ जो भी लैंडर्स जुड़े हुए हैं उसको भी ये लगेगा कि चल भाई कंपनी फटाफट पैसा रिकवर कर रही है तो हमारा पैसा भी आ जाएगा। सॉरी, हाँ, तो अब इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो भाई यहाँ पे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है क्योंकि कंपनी क्रेडिट पे सेल करती है और उसी के ऊपर से तो ये रेशियो कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे आपको क्रेडिट सेल्स ही लेना है, यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जो भी ट्रेड रिसीवेबल होगा वो एवरेज, एवरेज जब वर्ड होता है उसका मतलब यही होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्लस डिवाइड बाय 2। याद रखना, बहुत सीधा है और ये आंसर भी टाइम्स में आएगा। ओके, तो चलो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोजिंग डेटर्स 40,000 एंड नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स ₹20,000, टोटल नेट सेल्स ₹1,50,000। देखो भाई, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने ऐसा दिया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है भाई, देखो क्लोजिंग डेटर्स आपको दिया, कितना दिया भाई 40,000, और फिर आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, यानी कि क्लोजिंग डेटर्स जो है वो ओपनिंग डेटर्स से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 20,000। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको ओपनिंग डेटर्स चाहिए तो जितना ये ज्यादा है ना, बस इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि 40,000 में से 20,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स से कितने ज्यादा है? 20,000। तो जितने ज्यादा है उसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ओपनिंग डेटर्स। ठीक है, तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा? 20,000। सो दिस इज योर ओपनिंग डेटर। ओके, तो इस तरह से आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग तो मिल गया, और इसके ऊपर से आपको मिल जाएगा एवरेज डेटर्स। ओके, जिसको हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर ये दोनों आ जाते हैं, लेकिन अगर मान लो सिर्फ डेटर्स दिए तो भी वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ही बोला जाएगा। ओके, तो 40 प्लस 20 कितना हुआ भाई? 60, एंड 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30,000। तो इस तरह से हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल गया 30,000। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। अभी देखो भाई, क्रेडिट सेल्स जो है वो कैश सेल्स का 25% है। अभी सीधी बात है कि मैं बोलता हूं नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, लेकिन हमें यहां पे ये भी नहीं पता है कि कैश सेल्स कितना है, क्योंकि यहां पे तो देखो, यहां पे तो टोटल नेट सेल्स अमाउंट दी है, टोटल सेल्स दिया आपको, यानी कि कैश सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स कितनी है, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा? देखो, क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स, तो आपको कैश सेल्स को एज्यूम करना पड़ेगा। कैश सेल्स जो है मान लो x है, ठीक है, इट इज x रुपीज, तो नेट क्रेडिट सेल उसका 25% हुआ। अभी 25% यानी 1/4 पार्ट, याद रखना, 25% यानी 1/4 पार्ट ऑफ द कैश सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स जो है इसका 1/4। अभी इसका 1/4 यानी x इंटू 1/4 यानी कि x/4। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा आपको टोटल सेल्स दिया तो इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि मैंने बोला कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल नेट सेल्स। तो x प्लस x/4 दैट इज इक्वल टू 1,50,000।
अभी थोड़ा शॉर्टकट में जाते हैं। 4 इंटू एक्स 4x, 4x प्लस एक्स 5x, तो यहाँ पे सीधा 5x लिख दो। 4 इंटू 150 यानी कि 15 4 60 होता है, तो ये हो जाएगा 6 लाख। तो x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,20,000। अभी ये क्या आया, x क्या आया भाई, कैश सेल्स। ये तो कैश सेल्स है। हमें क्या चाहिए भाई, क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट कितना है इसका, 25% यानी कि 4th पार्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें क्रेडिट सेल मिल जाएगा 120 डिवाइड बाई कितना करना है, 4th पार्ट यानी 4 से डिवाइड करना। तो ये कितना होगा, 120 डिवाइड बाई 4 यानी 30,000 होगा। तो इस तरह से आपको क्रेडिट सेल मिल गया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। क्लियर। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मिला 30,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी 30,000 है। तो 30 डिवाइड बाय 30 कितना होता है, 1, यानी इसका आंसर आएगा 1 टाइम्स। ओके, दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS 3 लाख। COGS आपको दिया 3 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, ओपनिंग डेटर्स 50,000, क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 25% है और कॉस्ट ऑलरेडी आपको यहां पे दे दिया, यू कैन सी इट इज 3 लाख रुपीज। ओके, तो यहां पे हमें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है 3 लाख का 25%, यानी कितना होगा ये 75,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, तो कॉस्ट आपको दी है 3 लाख, 3 लाख का 25% 75,000। ओके, अभी इसका क्या काम है भाई, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल सेल्स चाहिए। टोटल सेल्स जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, वो कैसे मिलेगी, COGS प्लस GP। ओके, COGS आपको दिया है देखो 3 लाख और GP आपको मिला 75,000। तो इसके ऊपर से आपको पता चला कि भाई टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,75,000 है। अभी आप देखो यहाँ पे कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। अगर कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट कितनी होगी भाई, 80% ही होगी। और हमें तो क्रेडिट का ही काम है ना, तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3,75,000 इंटू कितना परसेंटेज मैंने बोला, 80%। तो 80 डिवाइड बाई 100 करता है। चलो भाई 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओके, नाउ 375 इंटू 8, 8 5 44, 8 7 56 and 6, 8 2 24, 24 and 6 30। ओके, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो एवरेज नहीं, क्रेडिट सेल्स जो है वो 3 लाख है। और फिर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे, 50 प्लस 1 लाख, 50 प्लस 1 लाख यानी 150, 150 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 75,000। ओके, चलो भाई फिर से इनका रेशियो में लेना है, क्योंकि ये है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों का रेशियो यानी कि 3 लाख डिवाइड बाई 75 कितना होता है, 4। जो कि मैंने आगे भी बोला था कि 75 इंटू 3 करो, 75 इंटू 4 करो तो 300 होता है। थोड़ा ऐसा टेबल याद रखना पड़ेगा,
तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन है, इस टाइप की कैलकुलेशन रिपीट होती रहती है। चलो नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो यानी कि कंपनी अपने क्रेडिटर के पास से जब पैसा जो कुछ भी रॉ मटेरियल परचेस करती है क्रेडिट बेस पे, तो वहां पे कितने पीरियड में कंपनी जो है वो पैसा चुकाती है यानी कि पेमेंट करती है, वो जो टाइम पीरियड है ना वो यहां से पता चलता है इस रेशियो से, और यहां से पता चलता है कंपनी की एफिशिएंसी। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी पेमेंट कर देती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंपनी बहुत एफिशिएंट है, लेकिन अगर बहुत टाइम लेती है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी थोड़ी डाउटफुल केस है, जो क्रेडिटर है वो भी विश्वास नहीं करेंगे, वो भी दूसरी बार बोले भाई साहब आपका तो टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, आप तो टाइम लेते ही जाते हमको तो चुकाते ही नहीं है, भाई दूसरी बार हम कैश में करेंगे ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं करेंगे, ऐसा क्रेडिटर भी कंपनी को बोल देगा। इसीलिए तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना है ताकि हमें पता चले कि ये कंपनी कितनी एफिशिएंट है। एज ए क्रेडिटर हमको भी तो पता चलना चाहिए ना। चलो तो इसके प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं। क्लोजिंग ट्रेड, हाँ एक बात मैं बोल देता हूं, एमसीक्यू एग्जाम के अंदर इस टाइप के रेशियो की संभावना प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी सीबीएसई है भाई, कुछ भी कर सकती है, इसलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत है, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 90,000, नेट परचेज रुपीज 7 लाख। अच्छा एक गलती मैंने कर दिया भाई, सॉरी, फॉर्मूला ही हमने नहीं देखी इसकी, भाई फॉर्मूला तो देख लेते हैं। उसमें था क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे भी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, लेकिन यहां पे लेना है आपको, सॉरी मैंने फॉर्मूला में एक गलती कर दी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां पे क्रेडिट परचेज होता है, ओके, क्रेडिट परचेज ऊपर आएगा और नीचे आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल्स। माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यहां पे क्रेडिट परचेज आएगा, ये थोड़ा क्या है कि टाइपिंग में थोड़ा जल्दी में ऐसा हो जाता है, दूसरी बार ऐसे गलती मत करना, ठीक है। चलो हाँ, तो अभी हम करते हैं कैलकुलेशन एक क्वेश्चन की। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स 90,000 दिया, ओके, नेट परचेज दिया 720,000, कैश परचेज आपको दिया 1,80,000, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। चलो भाई, नेट परचेज आपको दे दिया 7,20,000, ओके, और कैश परचेज दिया आपको 180। हमें क्या चाहिए भाई, क्रेडिट परचेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, क्रेडिट परचेज कितना होगा भाई, 720 नेट परचेज है, उसमें से ये कैश परचेज माइनस कर दो 180, कितना होगा भाई 5,40,000, ओके, ये हो गया 5,40,000, दैट इज क्रेडिट परचेज। और दूसरा हमें क्या चाहिए भाई, एवरेज ट्रेड पेएबल। अभी देखो यहां पे सिर्फ क्लोजिंग ही दिया, ओपनिंग दिया ही नहीं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो ओपनिंग दिया ही नहीं, क्या करे सर। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, अगर क्लोजिंग ही दिया ओपनिंग नहीं दिया तो भाई साहब कंफ्यूज करने की कोई बात ही नहीं है, जो क्लोजिंग है ना बस उसको ही आप ले लो एज ए एवरेज ट्रेड पेएबल, ओके। तो यहाँ पे 90,000 ले लेना है, तो 96 54 होता है, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 6 टाइम्स, ओके। चलो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि हमें बस एक ही क्वेश्चन देखना था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इसलिए हमने एक क्वेश्चन ही देखा, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ओके। वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई, मालूम है ना आपको, लिक्विडिटी रेशियो। थोड़ा माइंड को जोर दो, याद आ जाएगा आपको, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, अभी याद आ गया आगे होगा। हाँ, तो उसको हमें कंपेयर करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, तभी जाके कंपनी की एफिशिएंसी मालूम पड़ेगी। हाँ भाई, तो ऐसी इस तरह का हमें कैलकुलेशन क्यों करना है भाई, व्हाट इज द पर्पस आफ्टर दिस। तो देखो यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू असर्टेन
whether or not working capital has been effectively used in generating revenue, यानी कि जो भी वर्किंग कैपिटल कंपनी की है वो क्या रेवेन्यू जनरेट करने में काम कितनी लगती है, उसकी कंपैरिजन यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ इसलिए की गई है कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या काम लगती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, उससे क्या कोई रेवेन्यू जनरेट होती है क्या, बस वो ही तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। तो इसके लिए तो हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है। चलो, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, करंट एसेट 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1,50,000। फॉर्मूला क्या है मालूम है ना आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। हाँ, एक और यहाँ पे दिए, वो हम बोलना भूल गए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सीओजीएस। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया और सीओजीएस दे दिया तो वो ले लो एंड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, चलो। हाँ, तो यहाँ पे वही किया इन लोगों ने, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो बस ये ऊपर ले लो 3 लाख एंड डिवाइड में क्या करना है आपको भाई, वर्किंग कैपिटल लेनी है। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 2 लाख की और करंट लायबिलिटी 1,50,000। 2 लाख माइनस 150 कितना होता है भाई? 50,000 होता है। तो 50,000 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 6 30, तो आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। हो गया आंसर, क्या बड़ी बात है यार। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹4 lakh, current liabilities are 50% of the current asset and current asset are ₹12 lakh, calculate the working capital turnover ratio। सर कंफ्यूजन में आ गए, क्यों भाई, क्यों कंफ्यूजन में आना है? थोड़ा जोर लगाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इतना टाइम तो होगा आपके पास। कभी कभी कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगेगा, तो लेंदी अगर लगता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम दे दो, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं देना, थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या दिया इन लोगों ने, इन ए कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया आपको 20%, और फिर ये बोला गया कि इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख। हाँ, यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट इन लोगों ने दे दी 4 लाख रुपए। देखो भाई, हमें यहां पे क्या चाहिए, इन लोगों ने सीओजीएस भी दिया, नहीं सीओजीएस नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें सीओजीएस मिल सकता है और इसके ऊपर से हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मिल सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आगे बोला था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो आपको वहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट ही लेनी है, नहीं कि सीओजीएस की अमाउंट। ओके, याद रखना ये। ओके, आगे क्या लिखा है, करंट लायबिलिटीज आर 50% ऑफ द करंट एसेट। करंट लायबिलिटी जो है वो करंट एसेट की 50% है, और करंट एसेट आपको दी है 12 लाख, 12 लाख सॉरी 12 लाख नहीं 12 लाख, तो 12 लाख का 50% कितना होता है? 6 लाख। तो ये तो बहुत ईजी है, बस हमें तो यही समझना है कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे जीपी दिया ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, तो यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। सपोज भाई सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, ओके, और मान लो कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40 नहीं 20% दिया। एक मिनट, माय मिस्टेक, ये 100, इसमें से 20% माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 80, ओके, और ये हो जाता है सीओजीएस। वेट ए मिनट, ओके, तो 20% के हिसाब से देखो भाई, ये 20% के हिसाब से एग्जैक्टली जीपी कितना है? जीपी आपको दिया 4 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 लाख,
तो ये जो COGS है, COGS, या तो एक काम करते हैं ना, हमें क्या चाहिए भाई, सेल्स चाहिए, तो हम डायरेक्टली सेल्स ही फाइंड कर लेते हैं। सेल्स कितना है 100, तो 100 के हिसाब से भाई सेल्स की अमाउंट यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, डायरेक्टली हम वही फाइंड कर लेते हैं। ओके चलो, तो 100 इंटू 4 लाख एंड डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 5 लाख। क्लियर? नहीं होगा ना? नहीं, 5 लाख कैसे होगा यार, मैं भी है ना। जीरो जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 होगा, माई मिस्टेक, और 1 2 3 4 5 6, तो 20 लाख होगा ये। हाँ अभी सही है, 20 लाख होगा ये, 20 लाख रुपए होगा। अभी ये जो 20 लाख रुपए वो सेल्स की अमाउंट हुई। Rate of gross profit on cost is 20%. Its gross profit is rupees 4 lakh. 20 लाख का 20% कितना होता है, 4 लाख। सॉरी, तो यहाँ पे है ना ये COGS होगी। हाँ मैं भी गलती कर रहा हूँ आखिर में, कभी कभी माइंड थक जाता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाई 20, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 20 लाख। अभी आप देख सकते हो कि 20 लाख, 20 लाख का 20% कितना होता है, 4 लाख होता है। यानी कि ये 20 लाख जो है वो क्या मिला हमें, COGS मिला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%। कॉस्ट के ऊपर 20% है और वो ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख, तो 20 लाख का 20% यानी 4 लाख हुआ। तो भाई हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, 20 लाख में 4 लाख ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 लाख। दिस इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 24 लाख हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया, और उसको डिवाइड करते हैं किससे, वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल कितनी है भाई, देखो भाई करंट एसेट 12 लाख की है, और 50% ऑफ करंट एसेट इज करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट की 50%, तो करंट एसेट 12 लाख की है, उसका 50% 6 लाख हुआ। तो देखो भाई यहाँ पे ये 12 लाख और करंट लायबिलिटी 6 लाख, 12 में से गए 6, तो कितने बचे, 6 लाख बचे। तो यहाँ पे 6 लाख लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा, यानी कि ये हो गया 4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया RFO 12 लाख, करंट एसेट आपको दिए 5 लाख, टोटल एसेट दिया आपको 8 लाख की, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख एंड शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख रुपीज। ओके, देखो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहाँ पर रेडीमेड दे दिया, तो उसको तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला यानी कि ऊपर का जो न्यूमरेटर वो तो हमको दे दिया, अभी हमें डिनोमिनेटर चाहिए यानी कि वर्किंग कैपिटल चाहिए। वो कैसे मिलेगी देखते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी हमें क्या चाहिए भाई, CA एंड CL। तो देखो आपको क्या दिया यहाँ पे, टोटल एसेट दिया, क्लियर, और करंट एसेट भी आपको दे दी। चलो भाई करंट एसेट तो हमें फाइंड नहीं करनी है, वो तो आपको रेडीमेड दे दिया, लेकिन टोटल एसेट दिया है, तो टोटल एसेट में से हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। हमें टोटल एसेट दिया 8 लाख का, 8 लाख में से जैसे कि मैंने आगे बताया अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना आपको, टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे वही दिया, देखो नॉन करंट लायबिलिटी दी है 4 लाख की और शेयर होल्डर फंड दिया आपको 2 लाख का, तो 4 + 2 कितना हुआ, 6 लाख। ये 6 लाख माइनस कर दो तो जो भी डिफरेंस आएगा ना
उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ओके, फिर से ये बोलता हूँ, टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड ये दोनों को माइनस कर दो तो मिल जाएगी आपको करंट लायबिलिटी, और हमने यहाँ पे वही किया। ओके, तो करंट लायबिलिटी हो गया आपकी 2 लाख और करंट एसेट आपको कितना दिया भाई 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 2 लाख कितना हुआ भाई 3 लाख, बस यहाँ पे लिख दो 3 लाख, तो 3 4 12, यानी आंसर आएगा आपका 4 टाइम्स। बस इतना तो है, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, एवरीवन परफेक्ट। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसकी समाप्ति करते हैं। आगे हम दूसरे भी रेशियो जो बाकी के हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसकी भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर छूट गई है, लगता है कि भाई इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कर लेना भाई। इसके मार्क्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि हमें तो हमारा टारगेट अचीव करना है बस, और ये करने के लिए तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आप करते ही हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आई नो दैट। सो बस ऐसे आगे बढ़ते रहो, ऐसे आपको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, और वीडियो भी देखते रहो, कंटिन्यू रहो, और दूसरे के साथ शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।